सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। इंतखाबात हो गए, हुकूमत साजी का मरहला भी तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुका है। पंजाब में मरीम नवाज ने वज़ारत आला का हलफ उठाकर पहली वज़ीर आला खातून का एजाज़ हासिल कर लिया, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से सरप्राइज का ऐलान करने के बाद इजलास का ही बॉयकॉट कर दिया गया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के इजलास के लिए लिखी गई समरी को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अब स्पीकर ने इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। लगता यह है कि जैसे रियासत की मुश्किलात कम होने का नाम ही ले रही हैं, गोया जैसे एक बहरान के बाद दूसरा बहरान सर उठाए खड़ा हो। मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम की सख्त जरूरत है, मगर इस्तेहकाम है कि किसी के हाथ आता दिखाई नहीं दे रहा। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पीटीआई से शौकत यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और नून लीग से अली गौहर बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं जरा शौकत साहब आपसे शुरू करना चाहूंगी। शौकत साहब, इस वक्त मुल्क हम देख रहे हैं कि पहले से बहरानों की जद में, तो ऐसे मेरे सदर ममलिकत ने इकदाम उठाया है, आपको नहीं लगता कि मजीद बहरानों की दावत दे दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सदर मुमलिकत एक जिम्मेदार आदमी है और जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हैं, उनको आइन कानून का पता है। जब वो कह रहे थे उस वक्त के जो इलेक्शन कराएं और इलेक्शन कराएं, तो ये आगे से कहते थे सदर मुमलिकत कौन होता है और सदर मुमलिकत का क्या इख्तियार है, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम भी किया कि सदर का इख्तियार था कि वो तारीख दे देता। तो देखिए, ये तो अपने मन पसंद वो चाहते हैं कि आर्टिकल पे अमल दरामद हो। क्या आर्टिकल 106 क्लास 3 ये नहीं कहता कि कोई आज़ाद शामिल हो जाए किसी पार्टी में तो उसको मखसूस नशिस्तें दी जाए? उसमें तो बात ही नहीं हो रही। उधर बंदर बांट होगी पंजाब के अंदर, उधर सिंध में, इधर उधर। तो ये इस तरह तो सिस्टम नहीं चल सकता ना। आपने हुकूमत तोड़ी थी, इमरान खान की हुकूमत, आपने छुट्टी कराई कि जी ये चला नहीं सकते हैं, महंगाई है, इधर उधर, वो सारी चीज़ें आप देखें कितनी मुश्किलात बढ़ गई। और इन्होंने 1.5 साल एक गुजारे, फिर ये 1.5 साल दूसरा गुजर गया। तो सर एक मिनट, सॉरी शौकत साहब, आपने ये आजाद उम्मीदवारों के हवाले से बात की, पंजाब के हवाले से बात की, तो सुन्नी इत्तेहाद वालों ने वो फहरिस्तें नहीं जमा करवाई ना, नाम ही नहीं दिया, तो वहाँ पे उनका भी तो थोड़ी सी गलती है ना। उनको शायद यकीन ही नहीं था दिन आएगा, अचानक उनके लिए भी सरप्राइज था। नहीं, देखें, ये तो लीगल टीम हमारी काम कर रही है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हो नहीं, जाएगा। ये जो मैं पॉइंट उठा रही हूँ, ये मामला है कि उन्होंने नाम ही नहीं दिए थे। मैं कह रहा हूँ कि सेलेक्टिव आइन पे अमल दरामद हो रहा है ना। अगर आप एनपी ने भी उसी तरह इंटर पार्टी इलेक्शन कराए थे जिस तरह हमने करे, उनको तो लालटेन का निशान दे दिया गया और हमसे बल्ला छीन लिया गया। तो यानी आप यहाँ भी कह रहे हैं कि आपके साथ जानबूझ के किया जा रहा है। हर कोई आके अपना आर्टिकल बता के चला जाता है, लेकिन देखें सदर मुमलिकत एक जिम्मेदार है। क्या उनके पास कोई आईनी इख्तियार नहीं होगा जो कुछ कर रहे हैं? मैं उनको कोई तर्जुमान नहीं हूँ ना, मुझे इससे फर्क पड़ता है, वो कल बुला ले इजलास। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, तो जाहिर है उनके भी तो कोई खदशात होंगे ना। क्या उनके खदशात की कोई अहमियत नहीं है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपने बहुत कर लिया, मनमानियां कर ली, अब आप मजीद मनमानियां कर रहे हैं, मुल्क को किस इंतशार में डाल दिया है। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये कौन आए थे जो इमरान खान की इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म की कि जी हम खत्म करें, हम आके हम दुरुस्त कर रहे हैं। चलिए अली गौहर साहब से पूछ लेते हैं आपके सवाल का जवाब। वो इसारदार जो है वो दोबारा उसको नाफिज किया जा रहा है, उसको दोबारा लाके उसके पास कोई अलादीन का चिराग आ गया। वो 1.5 साल उसके पास वो चिराग नहीं था। जो मरियम बीबी की स्पीच आप देख लें, ये तो खुल्ला सर वो अलादीन का चिराग तो असद उमर के पास भी नहीं था, जिसके बारे में आप लोग इतने दावे करते थे। असद उमर आएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा, मैशत को कंट्रोल कर लेगा, दूसरे की नहरें बहेंगी। असद उमर आया, कुछ भी ना किया। देखिए, मैं देखें, अगर उस असद उमर में डिलीवर नहीं किया तो हमने हटा भी दिया है। हम कोई खानदानी पार्टी नहीं है जिस तरह ये हो रहा है। अब मरियम बीबी ने जो तकरीर की, किसी ने अच्छी तकरीर लिख के दी थी, आधा तो उसने पीटीआई का मंशूर उठा के बयान किया ना। और ये खुल्लम खुल्ला आप नहीं समझते। तकरीर आपको अच्छी लगी, आपने कहा मरियम ने तकरीर अच्छी की। दिल पे हाथ रख के कहे, नहीं, दिल पे हाथ रख के कहे क्या ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ चार्जशीट नहीं है? क्या पंजाब में कौन इक़्तिदार में रहा है? चलिए आपकी बातों का जवाब अली गौहर साहब से ले लेते हैं। देखें, बिल्कुल चार्जशीट है, ये चार्जशीट है ना। इन्होंने बड़ा अस्पताल अच्छा बनाया, ना इन्होंने अच्छा स्कूल बनाया। आज मरियम क्या कहती रही है? यही तो कहती रही है कि जी अच्छा स्कूल नहीं है, एयर एम्बुलेंसेज। भाई एयर एम्बुलेंसेज छोड़े, आप बताएं कि आटा, घी, दाल, ये इसकी कीमतें कब? चले आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये बताएं लोगों को। चले, आपने जो एयर एम्बुलेंस शौकत साहब देखिए, ठीक है। चले अगर आप ये कहते हैं कि उनको लगता है कि कुछ वो डिलीवर नहीं कर सके पहले और आगे वो करना चाहते हैं, तो आगे चलने की बात करनी चाहिए ना। मैं तो तमाम सियासी जमातों से कहती पीछे की बात छोड़ दें, पीछे आपने क्या किया उसने आगे चलें आप लोग। लेकिन आपकी जमात तो आगे भी नहीं ना चलना चाहती।
अगर आप इस बुनियाद पे बात कर रही हैं कि वफाक में उनकी चाचा की हुकूमत है, तो हम भी मांग रहे हैं, फाटा का हक मांग रहे हैं। हमें कहते हैं अभी पैसा नहीं है। शौकत साहब, आपके पास आजाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद थी, आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाते, आप बना लेते हुकूमत। आप लोग तो हुकूमत में बनाने के बलूचिस्तान हुकूमत बनाने की पोजीशन में अगर थे भी, तो आप किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहते। अंदर देखिए, मुझे बोलने दे, सिंध के अंदर जलजला जिदगान आज तक रूल रहे हैं, उनको तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों? वसाइल ही नहीं है। तो अच्छी तकरीर करने से क्या होगा? आपके क्या ख्याल है, ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा लेंगे, लग जाएंगे? ये वो कौम नहीं है। आप चले, आप उनकी तकरीर को अच्छा भी कह रहे हैं और उनकी तकरीर से मुतमईन भी नहीं है। अच्छा चलें, इसका जवाब अली गौहर साहब से लेते हैं, आपकी इजाजत से। शौकत साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, आपकी इजाजत से। अली गौहर साहब, तकरीर सिर्फ अपने वालिद और अपने चाचा के ऊपर आदम एतमाद है, बस। ठीक है, अच्छा जी। अली गौहर साहब, शौकत साहब की बातों का क्या जवाब है आपके पास? मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सदर साहब के जो इन्होंने इजलास वाली समरी रिजेक्ट की है, कानून और आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 21 दिन के अंदर अंदर आने वाली असम्बली का इजलास होगा, इससे आगे नहीं जा सकते। इसके अलावा कोई अगर आइन में कुछ लिखा हुआ है तो ये दिखा दें कि कोई स्पेशल सीट का मसला हो, कोई और मसला हो जिसकी वजह से वो इलेक्शन वो इजलास डिले किया जा सकता है, तो वो पूरे आइन में किसी जगह पर भी नहीं है। हाँ, अगर इनका तो इतराज नहीं बनता, वो तो पार्टी भी खैर और है, पीटीआई का तो मतलब इस वक्त वजूद नहीं है प्रैक्टिकली अमली के ऊपर, लेकिन अगर किसी पार्टी का कोई कंसर्न है तो उसके फोरम मौजूद है, उन फोरम पर जाकर वो मतलब जाहिर है अपनी इन्होंने कंप्लेंट की होगी और उसका फैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वो जो भी कानून और आइन कहता है, हम तो कहते हैं कि उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए उसका, लेकिन उसका इस इजलास से, क्योंकि ये ओट है और ये आने वाली असम्बली का आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है, उन्होंने इसे फिर उठाना होता है। ये वही सदर मुमलकत हैं जिन्होंने जिस वक्त सूरी साहब ने एक गैर आइनी कदम किया जिसके खिलाफ तो सिर्फ जीरो के साथ फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और ये उसमें भी मुलव्वस हैं, और इन्होंने हमेशा एक आइनी ओहदा होने के बावजूद, इससे पहले भी बहुत सारे लोग शरीर रहे हैं, ममनून हुसैन साहब रहे हैं, इससे पहले आसफ अली जरदारी साहब रहे हैं, इससे पहले और भी दीगर रहे हैं, उनकी पार्टी फिलिएशन होने के बावजूद इन लोगों ने कभी आइनी जो मतलब है कि उनकी जिम्मेदारियां होती थी, इन लोगों ने ऐसे तरीके के साथ निभाई और उसमें कोई खलल नहीं डाला। लेकिन डे वन से इन्होंने तो एक पार्टी का पैदा होने का सबूत दिया और बार बार निज़ामी मुमलकत में रखने डाले, और इस वजह से जो पाकिस्तान में जितना भी इंतशार फैल सकता था, जिस तरह से कि इनकी पार्टी हमेशा से डालती आई है। मुझे ये बताएं कि 2018 के इलेक्शन में PMLN की वाज़ेह अक्सरियत थी और सूबा पंजाब में भी अक्सरियत थी, उस अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया और पूरे पाकिस्तान के किसी सूबे में भी PMLN की हुकूमत ना बनने दी गई, मरकज़ से बड़ी दूर की बात। इसके बावजूद हम उन असम्बलियों का हिस्सा बने, हमने इंतशार की सियासत नहीं की, हमने एक पुरअमन एहतजाज किए, हमने असम्बली के अंदर और बाहर एक मुस्बत सियासत की। लेकिन आप देख लें कि जब इनकी हुकूमत नहीं होती तो जला दो, गिरा दो, आग लगा दो, 9 मई जैसे वाक़यात कर दो। मकसद ये है कि पाकिस्तान अब इन चीज़ों का मुकम्मल नहीं हो सकता। जो लोग भी इस किस्म की सोच रखते हैं, जो लोग भी इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनका सर कुचलने का वक्त है। अब ऐसे अनासर को पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल नहीं है और ऐसी सरगर्मियों का, और इस वक्त भी सुबह KPK में तो लग रहा है कि चाहे इन्होंने कोई पार्टी का नाम और भेजे जो भी है, लेकिन ये कहते क्लेम कर रहे हैं कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, लेकिन इनको 2018 के इलेक्शन भी याद है। दूसरी अभी कारकर्दगी पर बात की थी मेरे भाई ने, तो मैं ये इनको आईना दिखाना चाहता हूँ कि वसीम अकरम प्लस से चीफ मिनिस्टर आप लेकर आए थे पिछले पूरे 5 साल के अंदर, जो है वो उन्होंने एक टीचर किसी स्कूल में भर्ती नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब ने लाखों की तादाद में स्कूल टीचर एजुकेटर्स के नाम पे भर्ती किए, हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, उनकी तादाद में आपको बता सकता हूं। अच्छा अली गौहर साहब, ये कुछ लोग खासतौर पे PTI की जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही है मरियम साहिबा पे, बतौर वज़ीर आला पंजाब के तौर पे वो सामने आई हैं, तो उस्मान बुज़दार साहब से उनका बड़ा कंपैरिजन किया जा रहा है। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्यों ये लोग उस्मान बुज़दार से कंपैरिजन कर रहे हैं मरियम साहिबा का?
मेरा ख्याल है कि उस्मान बज़दार तो अपनी मिसाल आप थे, और वो शाकार जो था वो जाहिर है वो तो किसी छू मंतर के जरिए वजूद में आए थे। लेकिन इसके बरक्स मरियम नवाज साहिबा वो खातून है जिन्होंने ऑपोजिशन में रहते हुए जिस दिलेरी और बहादुरी के साथ जिन मजालिम का मुकाबला किया, और जिस तरह से जिस खातून को उसके वालिद के सामने जेल के अंदर गिरफ्तार किया गया था अजियत पहुंचाने के लिए, आज वही खातून अपने वालिद के सामने वजीर आला का हलफ उठा रही थी। ये मकाफात अमल है और अल्लाह ताला का निज़ाम है। और मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा क्लियरली अपनी जो तरजीहात है पंजाब के लिए वो 2 दिन पहले बयान कर चुकी हैं, और वो पंजाब को की रिस्ट्रक्चरिंग और उसको दोबारा जो है पंजाब को उनकी एक्सपर्टीज पर तनकीद हो रही है कि उनके पास तजुर्बा नहीं है, इस पर ये लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। नहीं देखें, जिसने ये तो जब मरियम नवाज साहिबा पर और हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी की क़यादत के ऊपर यूसुफ जही साहब की पार्टी के लोग मजालिम ढा रहे थे, तो उस वक्त भी वो मरियम साहिबा ने साबित किया कि वो एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी है, और उन्होंने जिस तरह से सियासत की उसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। इसी तरह से मरियम नवाज साहिबा, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है, और ये वक्त साबित करेगा। चले एक बात तो मैं भी मानूंगी कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अपने वालिद के साथ वो खड़ी हुई, और एक बेटे से ज्यादा बेटी ने किरदार अदा किया कि मुश्किल वक्त में पार्टी को मुतहम्मिल रखा, पार्टी का मोराल बुलंद रखा, जलसे किए, मतलब जेल भी काटी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहिए शौकत साहब, आप तो केपीके की सियासत को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वजीर आला केपीके इस पर भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं आपके मुखालिफिन। देखें, अली अमीन गंडापुर जो है वो एक और हमारी पार्टी में मौरूसियत नहीं है। यही हम कहते हैं कि पीएमएलएन और ये जो है ना, ये फैमिली पार्टियां हैं कि बेटी को वज़ीर आला बना दो और भाई को वज़ीर आज़म बना दो, बस मुल्क चले न चले उससे कोई सरोकार नहीं। जो मुखालिफिन ये राय देते हैं कि क्योंकि इमरान खान के बच्चे तो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो आना भी नहीं चाहते, तो इसलिए फिर किसी न किसी को तो मौका मिलेगा ना। ये बात तो अप्रिशिएट करनी चाहिए ना। देखिए, वो अपनी फैमिली के किसी बंदों को भी ला सकता है, क्या उसका खानदान नहीं है पाकिस्तान के अंदर? लेकिन वो नहीं चाहता है ना, वो तो चाहता है कि देखे जो जिसकी कुर्बानी जितनी ज्यादा होगी वो उसके कुर्बत हासिल करेगा। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, लेकिन सर एक चीज शौकत साहब, सर आपने एक नया टॉपिक छेड़ दिया है। आपकी पार्टी के जितने भी लोग जब पार्टी छोड़ी या उसके दौरान भी, फयाजुल हसन चौहान साहब की मैं बात कर लूं, परवेज खटक साहब की बात कर लूं, बहुत से लोग जो मेरे प्रोग्राम्स में ये कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, दूसरे प्रोग्राम्स में भी, कि जी आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं थी, वन मैन शो था, और आपकी पार्टी के लीडर जो बानी हैं आपकी पार्टी के पीटीआई के, उनके आगे जी हुजूरी करनी पड़ती थी, कोई डिसएग्री नहीं कर सकता था, नो सर नहीं कह सकता था, ये नहीं कह सकता कि सर हम आपकी बात से इख्तिलाफ करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड परवेज खटक साहब ने मेरे शो में बोला, फयाजुल हसन चौहान साहब, और भी बहुत से नाम मेरे ज़हन से निकल रहे हैं। तो ये बाकी आपकी पार्टी में ऐसा था? पहली बात तो ये कि न चौहान अपनी जबान से बोल रहा था, ना परवेज खटक अपने जहन से बोल रहा था। वो जो बोल रहे थे ना, वो उनका मकसद पुराने साथियों में से नहीं थे, स्कूल में भी इकट्ठे थे एचएसएन में ये दोनों। इमरान खान के नहीं देखें, जब तक वो सख्त वक्त नहीं आया था तो वो उसके साथ ही थे। उस वक्त तक इमरान खान जो है वो सबसे बेहतरीन। अच्छा, वैसे मैं ये ऑन एयर कहना चाहती हूँ, खटक साहब भी शायद सुन रहे हो, खटक साहब ने मुझे ये आपकी पार्टी पे जो मुश्किल वक्त तो आया आप लोगों के अपने डिसीजंस की वजह से, उससे पहले भी खटक साहब इस बात का बरमला इजहार करते थे ऑफ द रिकॉर्ड। फिर मैंने उनसे इजाजत ली कि सर एक सहाफी को जो खबर देते हैं हम उसको कोट नहीं कर सकते आपका नाम लेकर, लेकिन वो पहले भी इस तरह की राय का इजहार करते रहते हैं। मुझसे भी उन्होंने इस राय का इजहार किया था कि पार्टी के अंदर नहीं सुनी जा रही होती। कुछ लोग हैं जो खान साहब के बहुत करीब थे, जो बाकी लोगों को दूर कर देते थे। देखें, खान साहब को समझ आती थी कि मेरे करीब लोग कौन हैं, मेरे बाएतमाद साथी कौन हैं, वो आपने देख भी लिया। वो खैर है, वो देखें जी, बड़े बाएतमाद के भी देख लिया, यहाँ तक लाने में किरदार भी होगा बाएतमाद लोगों का। देखें, ये तो किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है ना, बहुत सारे लोग जो है। तो सर लीडर का विजन तो होता है ना, लीडर ही परखता है ना कि कौन बाएतमाद है कौन नहीं है, लीडर ने चूज करना होता है ना ये अपने विजन को मद्देनजर। जैसे देखें, वक्त साथ साथ पता चलता है ना। अब ये वक्त जो आया है इसमें, इससे पहले तो इमरान खान ने भी इतनी सख्तियां नहीं देखी थी ना हमने इतनी सख्तियां देखी थी। लेकिन जाहिर है पॉलिटिक्स के अंदर पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और तो सर पीपल्स पार्टी के लिए आप लोग अच्छी राय का इजहार करते हैं शौकत साहब, तो मैं ये एक्सपेक्ट करी थी इलेक्शन वाले दिन कि शायद आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, आपसे राब्ता भी हुआ पीपल्स पार्टी की जानिब से, आप लोगों ने इनकार क्यों किया? आप मुझे बोलने दें प्लीज। देखें, पीपल्स पार्टी अगर
पीपल्स पार्टी पे वो इल्जामात ना होते जो नून लीग के ऊपर हैं, जो इन्होंने मिलकर जो मुल्क हालात यहाँ तक पहुंचाया, तो बिल्कुल हम बैठ जाते हैं। हमारा तो मसला ये है कि हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां जो है ये इस मुल्क के जिम्मेदार हैं, इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाने में, और वो साबित भी हुआ है। जब तक इमरान खान की हुकूमत, आप मुझे बताएं, आटा 950 पे था, 20 किलो का थैला, और यहाँ पे महंगा था, पंजाब में तो और भी सस्ता था। इसी तरह घी देखें, इसी तरह पेट्रोल देखें, इसी तरह डॉलर देखें, और ये जब सारे तजुर्बाकार मिलकर इन्होंने जब हुकूमत बनाई, मौलाना साहब भी इनके साथ मिल गए, इन तजुर्बाकारों ने मुल्क को कहाँ तक पहुंचाया। अच्छा, मौलाना साहब नाराज क्यों हैं? मौलाना साहब आप तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रहे हैं शौकत साहब, और आजकल आपकी पार्टी मौलाना साहब की बड़ी फैन हुई है, बड़ी तारीफें कर रही है, क्या वजह है? देखिए, हमने ना कभी तारीफ की है ना इसकी जरूरत है, वो अपनी एक पार्टी के सरबराह हैं। हमने अगर बात की है उनके साथ, देखिए फर्क होता है, हमने कोई उनके साथ इत्तेहाद नहीं करना सूबे में क्या। लेकिन आजकल आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं ना मौलाना साहब? नहीं अच्छे लग रहे हैं। जब हमने देखा कि वो भी वही बात कर रहे हैं कि जी मैंडेट चोरी हुआ है, वो भी एहतिजाज कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी एहतिजाज कर रही है, शेरपाओं की जमात भी एहतिजाज, जीडीए भी जो एहतिजाज करेगा आपको अच्छा लगेगा। हमारी पार्टी ने फैसला किया कि इन तमाम लोगों से मिला जाए, यानी जो एहतिजाज करेगा, मुल्क में मजीद बहरान लेकर आएगा, मसाइल क्रिएट करेगा, इस्तेकाम नहीं आने देगा, आप उससे बात करेंगे। मैं क्रॉस क्वेश्चन है सर, आपकी बात से बात नहीं करी, मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, जो एहतिजाज करेगा, मुल्क में इस्तेकाम नहीं लेकर आएगा, आपकी पार्टी उससे बात करने के लिए तैयार हो जाएगी। मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। देखिए, हमने ये फैसला इसलिए किया था कि हम कह रहे थे कि हर दफा एक जमहूरियत को एक ब्रेक लगता है, और ब्रेक लगाने वालों में हमारे अपने ही लोग शामिल होते हैं। तो हमने ये सोचा है कि हम क्यों ना एक ही दफा सारी पार्टियां मिलकर इस चीज की रोकथाम करें कि आइंदा ऐसा ना हो। अब बदकिस्मती देखें ना, पीपल्स पार्टी बात तो कर रही है कि जी हम हुकूमत बचा रहे हैं, और अगर नहीं बचे, भाई नहीं बचे तो दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे ना। क्या ये जमहूरियत में नहीं है? आपने जो मैंडेट, गलत मैंडेट हो गया, आपने जो हमारा मैंडेट चोरी हो गया, इतना आसान है दोबारा इलेक्शन करवाना? बनाते हैं ना आज हम नहीं शौकत साहब, दोबारा इलेक्शन होना इतना आसान होता है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप हमारा मैंडेट वापस कर दें ना, हमारा मैंडेट हमें वापस कर दें, तो हम हुकूमत बनाते हैं, ये सारे मुश्किलात भी हल हो जाएंगे, ये सारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। क्योंकि उसके लिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे डॉक्टर साहब। अच्छा, सख्त फैसले ये नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी कह रही मैं वजारतें नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ पीछे से देखूंगी, और ये तो सीढ़ी लगाने वाली बातें हो गई ना। तो ऊपर जाके ये क्या करेंगे? ये कौन से फैसले कर पाएंगे? तो आप होते तो आप क्या फैसले करते? मुझे बताएं, अगर आप होते तो आप क्या फैसले करते? आप लोग ये फैसला नहीं कर सके कि आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते? देखिए, हम किसी के साथ मिलकर नहीं बनाते हुकूमत, हम कभी भी नहीं बनाएंगे, ये याद रखना। दो पार्टियों से मिलकर हम कभी नहीं बनाएंगे, तीसरी एमक्यूएम भी है। हाँ, तो फिर मुश्किल फैसला तो आप भी ना कर सके। हमारे पास आपको ये फैसला मुश्किल लगा इसलिए नहीं कर सके? क्यों चोरी हुआ है? हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, हम बना के दिखाते हैं, चला के दिखाते हैं। ये चला नहीं सकेंगे। इन्होंने जितना इंतजार करना था कर दिया, इन्होंने जितना मुश्किल मुल्क को डालना था डाल दिया। चलिए सर, आपकी इजाजत से जरा मैं अली साहब काफी देर से खामोश हैं। अली साहब, आप कुछ ऐड भी करना चाहें तो साथ ही बता दें, एमक्यूएम से मामला अभी तक तय क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या मसला है, कहाँ पे डेडलॉक आ रहा है? ये कह रहे हैं कि फौरन हुकूमत बने और हम आए, और अली गौर साहब, देखिए बात ये है कि भाई जैसे साहब जो है एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बात आगे बढ़ानी चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 2018 के इलेक्शन हुए, कितनी आराम से वो सुनती है मेरी बात तो सुन भाई नहीं, उनकी बात अभी शुरू हुई है, उनकी बात भी जहाँ गलत होगी मैं उनको टोकूंगी। मैंने तो उनकी बात आराम से सुन रही है। नहीं शौकत साहब, ऐसे क्यों? आप मेरे प्रोग्राम में अक्सर आते हैं, कभी आपको ऐसी शिकायत? गिला किया है ना, उनका गिला जायज है, लेकिन उन्होंने गिला किया ना, मैं तो आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एकदम टोक देते हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग हुकूमत बनाने की अगर पोजीशन में थे तो आप लोग बैठ जाते ना, नून लीग के साथ ना बैठते, पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाते, बैठ के पार्लियामेंट में फैसले करते, बाहर बैठ के टीवी में, टॉक शोज में, या कैमरे के आगे, या सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यू देके, तो मसाइल आपके भी हल नहीं होने वाले ना, ये आपको भी पता है। हाँ जी, देखिए बात ये है, सीधा बात ये है जी अली साहब, तौर पर जो पीटीआई अभी ये सब वही साहब कह रहे थे कि हमारा मैंडेट चुना गया, तो इनकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए कि 2018 के इलेक्शन में नून लीग असम्बली के अंदर अफ्रीकी पार्टी थी, उसके बावजूद उसको हुकूमत ना बनाने दी गई। लेकिन हमने तो इंतजार की सियासत नहीं की, 4 साल आप लोगों के मजालिम बर्दाश्त किए,
मुकदमात बर्दाश्त किए, कैदोबंद की शर्तें बर्दाश्त की, लेकिन हम पुरअमन तरीके के साथ असम्बली के अंदर और बाहर इस निज़ाम का हिस्सा बने। फिर आपने जो जब आईनी तरीके के साथ खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद पेश किया गया और उस अदम एतमाद के जरिए उनको उतारा गया, आईनी तरीके के साथ उतारा गया, फिर जो इस मुल्क के साथ आपने किया, पहले आपने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया। अली साहब, ये चले पुरानी बातें, आगे चलते मेरे सवाल वहीं पे रह गया। मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करने। आपसे मैंने पूछा ये था कि क्या मसले एमक्यूएम के साथ मामला क्यों तय नहीं पा रहे हैं, डेडलॉक कहाँ पर आ रहा है, एक दो मिनिस्ट्रीज पर आ रहा है, इसके अलावा कहाँ डेडलॉक है? देखिए एक बात, क्योंकि अब तो एमक्यूएम ने यहाँ तक कह दिया कि अब हम देखते हैं कि आगे क्या मुज़ाकरात होते हैं, हमने ऑपोजिशन बेंचों पे बैठना है या हुकूमत के साथ बैठना है। देखिए बात ये है कि गैर एमक्यूएम मुतल्लिक़ पार्टी है और अगर वो हुकूमत में हमारे साथ इत्तेहादी के तौर पर शामिल होंगे तो जाहिर है कि उनके कुछ मुतालबात होंगे और हमारी कोशिश होगी कि उनके जो जायज़ मुतालबात हैं जिस हद तक माने जा सकते हैं। चलिए ठीक है जी, ठीक है, वक्त की कमी है, ठीक है। दोनों मेहमानों का बहुत दिन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करूंगी मैं रिवायती हरीफ भारत की। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान का क़याम दो कौमी नजरिए की बदौलत वजूद में आया, जिसके मुताबिक एक ऐसी ममलिकत का हुसूल जरूरी था जहां मुसलमान और दीगर मज़ाहिब न सिर्फ आज़ादी के साथ रह सके बल्कि मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने मज़ाहिब की पैरवी कर सके। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात साबित होती जा रही है कि दो कौमी नजरिया आखिर क्यों बेहद जरूरी था। मोदी की हुकूमत अक़लियतों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रही है। मजहब कार्ड का इस्तेमाल करके मजमूम मकासद को परवान चढ़ाने वाला मोदी एक बार फिर अक़लियतों की बका के दर पे है। यही वजह है कि मोदी के खिलाफ अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। आपको मैं जरा बताऊं कि 83 साल मारूफ भारतीय कानून दान है जी इंदिरा जी सिंह, जो कि एक मजबूत आवाज समझी जाती है इंडिया में, और भारत में होने वाले जो आइंदा इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं, उनसे मुतालिक वो ये कहती हैं कि ये एक तबाहकुन लम्हा है कि कानून की जगह मजहब की हुक्मरानी जगह ले रही है। और अगर आइंदा इंतखाबात में मोदी को फिर मुंतखब किया गया तो इस बात का कभी इम्कान है कि मोदी कानून साजी के जरिए भारत को एक हिंदू मुल्क डिक्लेयर कर देगा और एक बार फिर से जो माइनॉरिटीज हैं, अक़लियतें हैं, उनके हकूक और जिंदगियों के होने वाले जो कत्लेआम को उरूज भी मिलता उनको नजर आ रहा है। और मोदी की हठधर्मी और मुतासिबाना जो कार्रवाइयाँ हैं उन पर अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी भी आपको पता है वो भी इनको बेनकाब कर चुका है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंडिया में जो मजहबी आज़ादी के हालात हैं और वहाँ पे किसी भी माइनॉरिटी की आप बात कर लें, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, सबको डराने धमकाने जैसी जो बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं उनका सामना है, उन पर हमले किए जाते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या गुजरात का कसाई यानी अक़लियतों के कातिल मोदी को दोबारा मुंतखब किया जाएगा? और क्या इस कदर जाहिल इंसान को, जो इतनी मुतासिबाना सोच रखता है, ऐसे इंसान मोदी को दोबारा मुंतखब करना खुद भारतीय रियासत के वजूद के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम अब्बास साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूर खान साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, अब तो अंदर से जो कदावर शख्सियात हैं उनकी आवाज़ें उठना शुरू हो गई, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी कोई आप कह सकते हैं कि से है, जिनका एक वजन है। अब ऐसे लोग जब भी बात करेंगे कि मोदी खित्ते के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, अपने मुल्क के लिए तो हो सकता है, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हम यह अक्सर ही कहते हैं कि हम अपने दोस्त तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी और हमसाए तब्दील नहीं कर सकते। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि बेसिकली जब से बीजेपी पावर में तो उन्होंने रिवाइव किया आरएसएस को। आरएसएस 1925 में बनी थी और उस वक्त उनका मकसद थी बेसिकली ये था कि एक हिंदू राष्ट्र बने और जिसमें हिंदू की सुपरमेसी हो, नो प्लेस फॉर द मुस्लिम्स एज वेल एज क्रिश्चियंस। और इसके बाद से आप देखें कि जब सब्सिक्वेंट हमने डेवलपमेंट देखी तो 1980 में जाके बीजेपी बनी है। भारतीय जाना संघ जो थे उसको देयर वाज मॉर्फ्ड इनटू बीजेपी बनी। और देखिए 1984 के इलेक्शन में 2 सीटें थी, लेकिन जो बाद में उन्होंने एजेंडा लिया देयर वाज ऑर्थोडॉक्स था और बेसिकली इट वाज एंटी मुस्लिम और एजेंडा लेके चले। और राम जन्मभूमि यात्रा एक चली थी एल के अडवाणी के जब वो वहाँ पे लीडर थे। एंड सब्सिक्वेंटली उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हम कश्मीर में 370 ख़त्म कर देंगे, 35 है ख़त्म कर देंगे, एंड सब्सिक्वेंटली जो ग्लोरी है हिंदू ग्लोरी को हम इसको करेंगे। और हमने देखा 2014 ऑनवर्ड देखे अनटिल नाउ कि बीजेपी की हुकूमत है और ये है। तो अब तीसरा जो टर्म है लाइकली इनको मिलने वाली है, और जिसमें क्योंकि अब जो पॉलिटिक्स उन्होंने किया है उस पर
अयोध्या पे किया है, जिसकी इनॉग्रेशन अभी 22 जनवरी को हुई है, और इस पे जिस तरह के पॉलिटिकल माइलेज के लिए अक्रॉस दी इंडिया लोगों को वहाँ पे बुलवाया गया और उसको उन्होंने प्रोपिगेट किया है। और जिस तरीके और इसका सब्सिक्वेंट ये है कि अब ये देखें कि वो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर एक हिंदू राष्ट्र हो, जिसका मतलब है देयर इज नो प्लेस फॉर सेकुलरिज्म एज वेल एज डेमोक्रेटिक या द सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, वो अभी नहीं वहाँ पे अभी वो कंसेप्ट नहीं है। सर, ये शाइनिंग इंडिया जो कहता है ना, इसने बर्निंग इंडिया बना दिया नरेंद्र मोदी ने, गुजरात के कसाई ने इंडिया को। वो शाइन जो इसको पता नहीं आग को शाइन कह रहा है, जो जल रहा है भारत वहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो यही कहते हैं कि कोई माइनॉरिटी वहाँ पे सांस नहीं ले सकती खुली फजा में। कि मुस्लिम दे आर द 14% मुसलमान है, क्रिश्चियंस 2.3%, 6 to 9 प्लेस वहाँ पे नहीं है। और जो एट्रोसिटीज मुसलमानों पे हो रही है, देखिए जो कंसेप्ट आया है जब से ये मोदी पावर में आया, हेड क्राइम्स हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है कि आप बीफिंग ईट और या इसके अलावा इसके साथ ट्रांसपोर्टिंग कैटल्स, वो है लव जहाद का कंसेप्ट आया। घर वापसी का कंसेप्ट इन्होंने कहा कि जी आप पहले जो थे आप वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि यू कैन स्टे इन इंडिया इफ यू मर्ज विद द हिंदू पॉपुलेशन, अदरवाइज उन्होंने कहा यू गो टू पाकिस्तान। और सिमिलरली क्रिश्चियंस के लिए जो आरएसएस की जो बुक है बाइबल जो इसको कहते हैं, उसमें लिखा है नंबर 1 थ्रेट टू हिंदूज इन इंडिया इज फ्रॉम मुस्लिम्स फॉलोड बाय क्रिश्चियंस। और वहाँ पे जबरदस्ती पकड़ के मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, फोर्सफुली वहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है आपके सामने है। जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जी, ओबामा इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने भी यही कहा था रिसेंटली कि जिस तरह इंडिया में हालात माइनॉरिटीज के खिलाफ है, तो लाइकली चांसेस है इंडिया विल ब्रेक अप। अच्छा डॉक्टर खुरम, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना, तो डॉक्टर खुरम, ये इंदिरा जे सिंह साहिबा जो एक बहुत ही ज़्यादा कदावर शख्सियत हैं, अपनी पहचान रखती हैं, और 83 साला मतलब ये खातून है, बहुत ज़्यादा इनको सुना जाता है, इनको लोग समझते हैं, बात इनकी मानी जाती है, और बाकायदा जो आर्गूमेंट करती हैं, जो बात करती हैं, उसमें एक वजन होता है। तो बड़ी मजबूत आवाज़, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, इंतखाबात से रिलेटेड वो ये फरमा रही हैं कि अगर इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ही जीत जाता है या बीजेपी दोबारा आ जाती है, वो कहती बड़ा ही तबाहकुन साबित होगा। तबाहकुन लम्हा इस तरह है कि जी कानून की जगह मजहब की हुक्मरानी जगह ले रही है। कैसे देख रहे हैं, मंदिर से भी आवाजें उठना शुरू होगी भारत से, और जाहिर बात है भारत हमारा पड़ोसी है और हम दोस्त तो तब्दील कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। तो खित्ते के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये ज़हनी मरीज नरेंद्र मोदी? जी हाँ, देखिए उन्होंने जो बात कही बल्कि सही कहा है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं और इंडिया के अंदर भी जिस तरह आवाज़ें उठ रही हैं, और स्पेशली जो राइट विंग के लोग हैं या इसके बाद लेफ्ट विंग वाले हैं और या इसके अलावा जो एक्टिविस्ट हैं, उनका यही मानना है कि जी सब्सिक्वेंटली जो एक किस्म की फाशिज्म आ रही है इंडिया के अंदर और मजहब को बेस बना के ये कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरह हमने बात की, चलो मुसलमान क्रिश्चियंस को हम साइड, दलित के साथ जो हो रहा है, उनकी अपनी जात, अपने मजहब के लोग 25 करोड़ दलित हैं, दे आर द 17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। उनके साथ जो और इवन इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं। सर आप ये देखिए, वो अपनी मूवीज में, अपने ड्रामों में चीज दिखा रहे होते हैं कि वहाँ पे जो दलित हैं या जो उनका छोटी जात पात का कॉन्सेप्ट है, जो उनमें समझा जाता है कि जात पात ये वो, तो वो उनके मंदिरों में नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। साथ बैठ वो जहाँ से गुजरते हैं उस जगह को साफ किया जाता है। ये मतलब ये क्या, ये कितना इंसानियत सोच सलूक है ये। जिस तरह की अभी आपने कहा ना कि सब्सिक्वेंटली होगा यही कि अब देखें कि अब जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि इट इज सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, सोवरन है, कहाँ है, और सब्सिक्वेंटली अब ये देखें, हिंदुत्व है, हाँ हिंदुत्व है। अब ये इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे और ये हिंदुत्व रिपब्लिक के तौर पर से ये अमेंडमेंट इसमें आ जाएगी, जिस तरीके से डेवलपमेंट है। वैसे एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुशवंत सिंह ने किताब लिखी थी द एंड ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने शुरू में लिखा है कि ऐसे हालात पैदा होंगे कि अल्टीमेटली इंडिया जो हो गए, इंडिया विल ब्रेकअप। अगर कोई मौजज़ा होगा तो हम इसको बचा सकेंगे, लेकिन हम खुद इंडिया को तबाह करेंगे। और वेस्टर्न्स जो जितने थिंक टैंक्स है वो भी कहते हैं मेजॉरिटेरियन जो होगी ना कंसेप्ट, दैट विल। चलिए डॉक्टर खुरम में दोबारा ज्वाइन। डॉक्टर साहब अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट आप सुन नहीं पा रहे थे, यानी ब्रिगेड साहब की बात से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े होते वो देख रहे हैं, यानी दोबारा 1947 होने जा रहा है इंडिया में। देखिए, मैं जो अपनी बात पहले कर रहा था उसको मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता दूं वो ये कि बेसिकली जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर जो ओवरऑल एक डिवाइड है
वो अब रिलीजन के ऊपर आ गई है। आपने पहले एक सहाफ़ी की बात की, इसके अलावा अगर आप देखें तो सहाफ़ियों को न सिर्फ टारगेट किया गया है, अगर वो मोदी को या बीजेपी के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं, बल्कि आप देखें कि अब मोदी ने, सर हम बात करें 83 साल मारूफ भारतीय कानूनदान है इंदिरा सिंह, जिनको बड़ा सुना जाता है, बड़ी मजबूत आवाज समझी जाती है और वो तनकीद करती है खुल के बीजेपी की पॉलिसीज पे। उन्होंने खुलकर ये बात की है कि तबाकुन लम्हा है कि कानून की जगह मजहब की हुक्मरानी जगह ले रही है और नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए, खित्ते के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर उन्होंने बड़ी खुलकर बात की। डेफिनेटली अब आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो है, न सिर्फ ये कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, वो भी बहुत ज्यादा हद तक अब आपको एक हिंदुत्व के अंदर आपको नजर आएगी, जहाँ पे हिंदुत्व बहुत ज्यादा ओवरऑल इन्फ्लुएंस हो चुका है। जो वहाँ के चीफ जस्टिस है मिश्रा, वो आपको वहाँ पे वो सेक्रेटराइज्ड रोब्स के अंदर मुख्तलिफ टेम्पल्स में वो विजिट करते हुए मिलेंगे। इसी तरह आप देखें तो जो लॉयर्स हैं वो भी एक अलग से पहचान अपनी बना रहे हैं ओवरऑल हिंदुत्व नजरियात को लेके। मुझे जो जो एक बहुत बड़ा जो एक कंसर्न है मेरे लिए, वो ये कि अगर इसी तरह की जो सोसाइटी में अगर हिंदुत्व इसी तरह से परवान चढ़ता रहा, तो ये चीज जब इंडियन फोर्सेस में आएगी और वहां से अगर कोई जो मिडिल रैंक का ऑफिसर ग्रेजुअली प्रमोट होता हुआ आर्मी चीफ बनेगा, इंडियन आर्मी चीफ, और इंडियन आर्मी चीफ बनते हुए अपने नजरियात को वो हिंदुत्व के अंदाज में वो सोचेगा, तो मेरे ख्याल से वो पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मेरे ख्याल में आगे चल के बहुत खतरनाक होगा पूरे रीजन के लिए। ठीक है। दूसरी तरफ आपने जो बात की कि एक और 47 होने जा रहा है, देखिए इस वक्त ऑलरेडी एक 47 जो है इन प्रोग्रेस है। आप अगर देखें तो जो लॉज हैं, जो कश्मीर के ऊपर इन्होंने लॉज दिए हैं, जो बंगालियों के ऊपर लॉज दिए हैं, इसी तरह जो इन्होंने घर वापसी के एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, फिर गौ रक्षा, गौ माता और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, ना चर्चेज वहाँ पे इस तरह से प्रोटेक्शन में है, ना कोई मसाजिद आपको प्रोटेक्ट मिलेंगी। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना था कि हर चीज के लिए स्केपगोट आप मुसलमानों को बना दें। कोरोना हुआ तो उसको कहा गया कि कोरोना जिहाद, इसी तरह अगर कोई और इस तरह का मामला होता है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया लव जिहाद, इस तरह की तो हर चीज के लिए वो बेसिकली विद इन जो कंट्री है उसमें मुसलमानों को, और रीजन में वो मुसलमानों के अलावा पाकिस्तान को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। बड़ी छोटी सोच है ये, अगर कहा जाए। जी आप कमेंट करना चाहते, साथ ही मैं ये पूछना चाह रही थी ब्रिगेडियर साहब, पहले अपनी बात कंप्लीट करें। मैं चाह रहा था कि लोगों को पता चले कि इंडिया के अंदर हो क्या रहा है। जी आप देखें, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक मूवमेंट वहाँ पे चल रही है। खालिस्तान में फार्मर प्रोटेस्ट अभी दोबारा चल पड़ा है और 2.0 कह रहे हैं कि वहाँ पे एक है जिस तरीके से वहाँ स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट स्लाइड, दे आर कवरिंग 40% ऑफ इंडियन जोग्राफिकल एरिया, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 13 स्टेट्स में आउट ऑफ 29 नस्कलाइट दे आर स्ट्रगलिंग। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखें 7 स्टेट्स हैं, ऑल द स्टेट्स दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। मोर रिसेंटली अभी हमने मणिपुर में देखा जो कुछ हो रहा है। सो इंडिया के अंदर जो फ्रैक्चर जो अभी हो रहा है तो ऑलरेडी है। और इसके अलावा जिस तरह हमने यहाँ पे एट्रोसिटीज की बात की, जो माइनॉरिटीज की, मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा था। ठीक है। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी, अमेरिका ने जो भारतीय दावे की तरदीद कर दी है, जो F-16 तैयारों के हवाले से उन्होंने दावा किया था, अपने इनके MiG-21 गिरे थे, जग हसाई हुई, इनका कोई याद होगा तब भी प्रोग्राम हुआ था, तो एक इनके एनालिस्ट ने इनका भांडा फोड़ दिया था लाइव शो के दौरान। ये क्या दिखा रहे हैं, कोई F-16 नहीं था, MiG-21 आपका अपना भारतीय तैयारा गिरा है। और अब ये अमेरिका से भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि वो MiG-21 ही गिरा था। F-16 वाली बात बेबुनियाद और झूठी बात की जा रही है बीजेपी की गवर्नमेंट की जानिब से, मोदी की जानिब से। लेकिन मोदी अभी तक अपनी हठधर्मी पे कायम है, शर्मिंदा नहीं होता, इसको शर्म नहीं आती। मैंने इस पे बेसिकली एक ह्यूमिलिएशन हुई थी ये एक किस्म की ना, देखे जाए। और जिस तरह के उन्होंने दावे किए थे, हमने आके बालाकोट में ट्रेनिंग कैंप 300 बंदे मार दिए हैं। तो अगर आपको याद हो, DG ISPR तमाम इंटरनेशनल मीडिया को लेके साइट पे गए थे और वहाँ पे सिर्फ गड़े नजर आए थे ओपन स्पेसिस में, लेकिन नॉट ए सिंगल कैजुअलिटी थी, क्योंकि जब उन्होंने पेलोड ड्रॉप किया एंड दे फ्लड फ्रॉम दैट एरिया, डर के हमारे वहाँ से निकल गए थे। सो सबूत हमने दी, जिस तरह आपने अभी बताया। सेकेंडली जब डिस्कशंस हुई सेकंड डे में कि हमने F-16 गिराया फलान, तो जिस तरह के उनके जो लाइव शो में कहा कि भाई ये हो ही नहीं सकता है, सो दैट वाज कंफर्म। अमेरिका ने उस वक्त भी काउंटिंग की थी F-16 जिन्होंने अक्रॉस द ग्लोब जहाँ जहाँ उन्होंने सेल किए थे, तो तमाम अवेलेबल थे। पाकिस्तान के पास तमाम F-16 इंटैक्ट है। जस्ट टू वो जो कि कवर अप दैट ह्यूमिलिएशन,
इवन अभिनंदन को देखें कि उसको जो अवार्ड दिया गया, आप मैं यही जिक्र करने लगी थी कि आप उनकी देखें अक्ल मत इतनी मारी हुई है कि वहां पर अभिनंदन यहाँ गिरा, फिर जज्बा खैर सगाली के तहत हमने उसको छोड़ा और वहां देख उसको मेडल पहनाए गए। अच्छा, कि क्या करके आ रहा था वो? इट वाज बेसिकली जो ह्यूमिलिएशन है, तो इनका उसको जहाज कवर अप करने गिरा के हुआ लिए नीचे गिरा हुआ था वो, उसको न सिर्फ उन्होंने अवार्ड दिया बल्कि ही वाज प्रमोटेड एज उसको एयर कमोडोर के तौर पर उन्होंने, क्योंकि गिर गया था, गिर गया, बस अभी उसी चक्कर में था। और लेकिन जो ऐसी उनकी जो कहते हैं ना कि डिसग्रेस हुई है अक्रॉस द, लेकिन उसको कवर करने के लिए सारी कहानियां थी। फिर अब एक फिल्म भी उन्होंने बनाई हुई जस्ट टू कवर अप द स्टोरी, झूठ फैलाया ना, झूठ पे सारा कुछ था। लेकिन आजकल का तो 5th जनरेशन वारफेयर है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जानती है, इंडियन जो पढ़े लिखे लोग हैं थिंक टैंक से, वो समझते हैं क्या कुछ हुआ है। सो इट वाज ऑल ड्रामा। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल सही डॉक्टर खुर्रम साहब। अब देखें हम कनाडा से आवाज़ें आ रही हैं, अमेरिका से आवाज़ें आ रही हैं, जिस तरह ये लोग दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी कर रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, और आप देखें कि इनकी जो रॉ है किस तरह दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं। हमारे यहाँ कुलभूषण एक जीता जागता सबूत, इसके अलावा खालिस्तान तहरीक के जो लोग हैं किस तरह उनको टारगेट किया जाता है दूसरे ममालिक में जाकर। अब तो वहाँ पर दूसरे ममालिक की पार्लियामेंट में इंडिया का मकरूज चेहरा एक्सपोज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आ रही। कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी आपने इससे पहले जो अभिनंदन की बात कर रहे थे, तो आप देखिए कि खिबत मिटाने के लिए अवार्ड तो दे दिया, लेकिन बाद में उसको अभी वो ग्राउंडेड कर दिया है। अब वो दोबारा से कभी भी जहाज नहीं उड़ा पाएगा। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि रियलिटी वर्सेस प्रोपेगेंडा किस तरह से वो चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, जो आप बात कर रही हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जो इस वक्त दुनिया के अंदर एक कंसर्न जो इमर्ज हो रहा है, और स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, और वो भी वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी इंडिया ने ऑलरेडी अपने आप को परसीव करवाया हुआ था कि वहाँ पे वो एलाय है, जैसे कि यूएस हो गया या कनाडा हो गया, यूके हो गया, इस तरह बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको जो वो एक काफी अरसे से कोशिश कर रहा था बताने के लिए कि वो उसका एलाय है अगेंस्ट चाइना। जिस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इसने की हैं, मेरे ख्याल में वहाँ की जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उसके बहुत खिलाफ है। इसीलिए आपने देखा है कि इस वक्त जब ये रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी को भारत ने इनवाइट किया बाइडन को, तो बाइडन ने इनकार कर दिया। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलेगा। फिर इसके अलावा आप देखें तो जिस तरह से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूत दुनिया के सामने रखे थे, तो इससे आपको एक अंदाजा होगा कि किस तरह से सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क जो है वो दुनिया के अंदर इंडिया जो है वो चला रहा था, और दुनिया में अपनी जो पॉलिटिकल डिसेंट है उसको टारगेट कर रहा था। कतर की एग्जांपल अभी आपके सामने है कि किस तरह से 8 नेवल ऑफिसर्स इंडिया के वहाँ पे गिरफ्तार हुए थे, और किस तरह से वो इसराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे कतर के अंदर, एक मुसलमान मुल्क के अंदर, और फिर कैसे मूवीज इंटरफेयर करके वहाँ से उनको छुड़वाया है। सो बेसिकली आपको एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन नजर आएगी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल लॉ। ठीक है जी, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी ब्रिगेड साहब। अब वक्त नहीं आ गया कि दुनिया को सीरियस लेना चाहिए और भारत को एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर देना चाहिए? जी हाँ, देखें अभी FATF की भी बातें हो रही हैं कि जिसमें एक सबूत मिल गया तो इंडिया को वो लेके जाना चाह रहे हैं कि उसमें, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में इसमें इन्वॉल्व है। अब ये एस्टेब्लिश हुआ है, सबूत के साथ हुआ। कनाडा की आप लोगों ने बात की, और गुरपतवंत सिंह के जो असैसिनेशन प्लॉट वहाँ पे जो फाइल हुआ तो उसमें भी एस्टेब्लिश हुआ है। तो दैट्स वाई बाइडन नहीं आए कि यहाँ पे ये मसाइल हैं। तो वो एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में वेस्टर्न कंट्रीज दे हैव रियलाइज, और स्पेशली जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जितने कश्मीरियों के असैसिनेशन हुई है उसमें इंडियन रॉ उसमें शामिल है। तो अभी राइट टाइम कि हमें एक और डोजियर बना के हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास लेके जाना चाहिए। और अमेरिका से ज्यादा मजबूत होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वो भी इनका असली चेहरा देख चुकी है, किसी हद तक एक्सपोज हो गया इंडिया। ठीक है जी, और पाकिस्तान तो शुरू दिन से आवाज उठा रहा है, हम तो शुरू दिन से बात कर रहे हैं कि इंडिया का चेहरा वो सबको नजर आए, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया है। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब इंडिया को एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के। जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।